हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना तीसरा बजट पेश कर चुके हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला था। इस दौरान नरेश चौहान ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधा और कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर 5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठा पाए। मुख्यमंत्री सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने जो बजट सेशन में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट पेश किया है, यह बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिकता रही है। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधा और कहा कि जयराम ठाकुर 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा पाए। उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए तो जयराम ठाकुर को जानकारी देनी चाहिए। केंद्र में भाजपा की सरकार है, सभी सांसद भाजपा के हैं, लेकिन केंद्र से प्रदेश को कोई भी मदद दिलाने के लिए काम नहीं किया जा रहा। संगठन विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी आला नेताओं से बातचीत की है। नरेश चौहान ने कहा कि बजट सत्र को देखते हुए संगठन बनाने के काम में देरी हुई। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि अब जल्द ही प्रदेश में नए संगठन का निर्माण किया जाएगा। प्रोविजन किया गया है जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पर टूरिज्म है। आप कुफरी की बात करें, नारकंडा की बात करें, मनाली की बात करें, डलहौजी की बात करें, कसौली की बात करें, इन सभी जगह पे, या आप समझें कि कालका से जो हाईवे है 4 लेन है, या मनाली की तरफ जाता है, किरतपुर वाला है, इन सब पे आइडेंटिफाई करके फूड वैन्स के लाइसेंस दिए जाएंगे। जो युवा साथी फूड वैन खरीदना चाहेंगे और उसकी 30% अनुदान भी सरकार उसमें देगी। और साथ में जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ एक हाइजेनिक फूड, साफ़ सुथरा खाना पर्यटकों को मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, और युवा साथियों को कुछ रोज़गार मिले, अपना स्वरोजगार पैदा करे, इस नीति को अपनाया गया है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी योजना एक बार फिर से स्वरोजगार के तौर पे अपने आप धंधा करके कमाने की बात है। तो ये जो कुछ फैसले हैं ये निश्चित तौर पे जो है एक बड़े टर्निंग पॉइंट है ग्रीन राज्य बनाने के लिए और युवा साथियों को रोजगार देने के लिए, या स्वरोजगार के तौर पे अपना काम धंधा देने के लिए, चाहे जैसे मैंने जिक्र किया ट्रांसपोर्ट के रूट्स की बात की जाए या ये जो फूड वैन्स के ज़रिए। तो ये बड़े फैसले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में लिए। उद्देश्य साफ है और बहुत वर्गों के लिए, सभी वर्गों के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ प्रोविज़न किए गए हैं। जो हमारी गारंटीज़ थी सोशल सेक्टर में उसको भी हमने पूरा किया है। अगली गारंटियों के लिए भी जिक्र है और युवा साथियों के रोजगार का भी विशेष ध्यान किया गया। इसकी सरकारी क्षेत्र में जो भर्तियां हैं, चाहे वो पुलिस की है, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, वो लगातार आगे बढ़ रही है। तो ये मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक बजट आया है। इस पे लोगों को तक ये पहुँचना है। अभी सेशन ख़त्म हुआ है, लोग इसको किस तरह से हमारे प्रदेश की जनता इसका फ़ायदा उठा सकती है और इन योजनाओं से जुड़े, इसके लिए सरकार पूरी तरह से नीतियां बना रही है और इसके कार्यक्षेत्र को तय कर रही है कि किस तरह से ये हमारी जो बजट की योजनाएं हैं ये आम जनता तक हिमाचल प्रदेश में पहुँचे। ये मैं आज कुछ 3-4 चीज़ों पे ही मैंने फोकस किया। आने वाले समय में बजट के अंदर जो अन्य वर्गों के लिए भी हमने घोषणा की है, मैं समझता हूँ उस पर भी हम आने वाले समय में बार बार इस बात की चर्चा करेंगे और मीडिया के अपने साथियों के सहयोग से अपनी बजट की बड़ी जो हाइलाइट्स हैं, जो लोगों के वेलफेयर में हैं हर वर्ग के लिए, उसको ले जाने का हमारा लगातार प्रयास रहेगा कि हम आप लोगों के सहयोग से हर प्रेस के माध्यम से हर 2-3-4 दिन के बाद 2-3 योजनाओं पे बात करेंगे कि जिससे ये लोग समझ सके कि उनके लिए इस बजट में क्या है। ये बड़ा आवश्यक था। तो मैं समझता हूँ एक बड़ा हिमाचल के संदर्भ में व्यवस्था परिवर्तन की जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी करते रहे, उसका ध्येय यही था कि जो पिछले कई वर्षों से कुछ चीज़ें चलती जा रही थी उसमें समय के साथ परिवर्तन होना, उस समय की ज़रूरत थी। उन्होंने उसको समझा। एक बड़े मेहनत के साथ एक ऐसे मुख्यमंत्री जो खुद एक आम परिवार से आए हुए हैं और आम परिवार के लोगों की और आम जनता की ज़रूरतों को समझते हुए, तो इस बजट में वो सारी झलक दिखी कि उन्होंने किस प्रकार
एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, युवा साथियों के लिए या दूसरे वर्गों के लिए, सबके लिए प्रोविज़न किया। आपके सामने था कि 3% डीए देने की भी उसमें घोषणा हुई, और जो हमारे ऐसे पेंशनर्स हैं 70 साल से 75 वर्ष के आयु के, उनकी जो भी एरियर्स थे उसको क्लियर करने की भी बात जो है बजट में रखी गई है। तो ये कुछ बड़े तौर पे आज मैंने ख़ास तौर पे जो है ग्रीन हरित राज्य और रूरल अर्थव्यवस्था के ऊपर जो है आज मैंने आप लोगों के सामने जो बात रखी, वो मेरे यही एक मुद्दे थे आज के। भाजपा तो कह रही है, देखिए, बजट के अंदर जो सेशन चला, आपने देखा किस प्रकार से विपक्ष बिल्कुल कमज़ोर नज़र आया। उसके कारण थे कि उनके पास मुद्दे नहीं हैं। ये हम बार बार आपके माध्यम से भी इसका जिक्र करते हैं कि विपक्ष इतना कमज़ोर है, इतना बंटा हुआ है, भाजपा आपस में ग्रुपों में बंटी हुई है, वो दिख रहा है। अब ये सच्चाई हिमाचल प्रदेश के लोगों के सामने आ रही है। लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा ये है कि विपक्ष अंदर जो है बुरी तरह से पूरा टाइम दिया गया। सरकार और माननीय मुख्यमंत्री का ये कहना था कि आप जो पूछना चाहते हैं पटल के अंदर, आपके लिए खुले तौर पे हम हर चीज़ का जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने भी कवर किया कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं रहे। हमारा 2 साल का कार्यकाल रहा। हम इसको ये कह सकते हैं कि जिन परिस्थितियों में हमारे को ये खजाना मिला था उसमें बड़ी तेज़ी से सुधार हुआ है। उसका कारण है कि मुख्यमंत्री जी के जो फैसले हैं वो ज़मीनी स्तर पे दिखने शुरू हुए। अगर 2 साल के कार्यकाल में 2800 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करके वो विकास में लगाया गया, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि पिछले 5 वर्ष जो माननीय जयराम ठाकुर जी का समय रहा, वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने सारा पटल के सामने रखा कि कितना इनको जो है रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट में मिला 5 साल में, वो पूरा डाटा बजट में सारा बताया गया। और उसके अलावा जो इनको एक स्पेशल कोरोना के टाइम में पैसा मिला, या जीएसटी की जो कंपनसेशन था 5 साल का, वो भी इनके कार्यकाल में मिला। और 1 लाख रुपए का जो है पूरा हिसाब किताब माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पटल में, जहां विपक्ष के लोग स्वयं बैठे थे, उनके सामने रखा कि ये पैसा आपको मिला। दुर्भाग्यपूर्ण वंश इनकी सरकार उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर सकी, ना विकास की दृष्टि से, और उसके अलावा 1 लाख करोड़ के अलावा इन्होंने 40,000 करोड़ के करीब 5 वर्षों में कर्जा भी हमारे और आपके ऊपर ये चढ़ा के चले गए। तो ये जो पिछले 5 वर्ष इनके रहे, उसमें जो मिसमैनेजमेंट किया गया, उसका खमियाजा हिमाचल प्रदेश की जनता को, हमको, आपको, सबको भुगतना पड़ा। ये ठीक है कि अब उसको हमने बड़े फैसले किए मुख्यमंत्री जी ने, और बहुत सारी चीज़ों को पटरी पे लाया जा रहा है। आप देखिए बिजली बोर्ड में फैसले हो रहे हैं, आप देखिए हेल्थ के सेक्टर में फैसले हो रहे हैं, आप देखिए कि एजुकेशन में फैसले हो रहे हैं, और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो भी फैसले लिए गए थे उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। तो अब ये आगे के लिए तो करना पड़ेगा। प्रदेश की जनता को आप गलत दिशा में नहीं ले जा सकते। ये मुख्यमंत्री जी इस बात को समझ रहे हैं और बड़े फैसले ले रहे हैं। तो ये जो लोग विपक्ष के इस तरह की बात करते हैं, उनको अपने कार्यकाल में देखने की ज़रूरत है। अगर आप चाहेंगे तो हम इसका पूरा डेटा भी हम बताएंगे कि कौन से वर्ष में उनको रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट में पहले वर्ष में 11,500 करोड़ मिला, दूसरे वर्ष में 10,500 करोड़ मिला, और लगातार वो 8500 करोड़ मिला। आज उसी रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट की जो हमारे समय में रहा है 3200 करोड़ रुपया रह गया सिर्फ। तो आप समझें कि ये इस तरह की बातें करना कि बजट में प्रोविज़न नहीं है। जो भी बजट 58,514 करोड़ का प्रस्तुत किया गया है, उसमें हर चीज़ के लिए एलोकेशन होती है। इस तरह की बात करना मुझे समझ नहीं आता कैसे बोल रहे लोग। तो वो पूरा एलोकेटेड होता है और उसमें सारी स्कीमों का जिक्र होता है, हर डिपार्टमेंट का जिक्र होता है कि पैसा कहाँ से आएगा और ये पैसा कैसे खर्च किया जाएगा। तो विपक्ष की तो मजबूरी है कि मुद्दाहीन विपक्ष है, खुद 5 साल प्रदेश के बर्बाद किए, प्रदेश के लोगों के बर्बाद किए, और कर्जों में जो है प्रदेश को छोड़ गए। देखिए, ठाकुर जयराम जी 5 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। दुर्भाग्यपूर्ण वंश उनके समय में कुछ सही फैसले प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए किए होते, वो बताने भी चाहिए उनको कि क्या उन्होंने कदम उठाए थे उन 5 वर्षों में। जबकि उनके समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेशन के अंदर पटल में पूरा हिसाब किताब दिया कि आपके समय में रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट कितनी मिली 5 वर्षों में, और आपका जीएसटी का कंपनसेशन कितना आया, या कोरोना की वजह से आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला, ये सारा हिसाब किताब। उसके अलावा आपने 40,000 करोड़ रुपए का कर्जा भी डाल के गए। ये सारा हिसाब किताब उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर मांगा था, जिसका उनके पास जवाब नहीं था।
तो उनका समय था, अगर वो उस समय सही फैसले लेते तो आज प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होनी थी। तो ये उनको पूछने का अधिकार नहीं है, उनके पास तो वो ही नहीं बता पाएंगे कि उन्होंने किस तरह से प्रदेश की जो थोड़ी अच्छे पैसे उनको उसके मिले थे। आज आप समझे कि 11,500 करोड़ रुपया रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट उनको पहले वर्ष मिली, दूसरे वर्ष 10,500 करोड़, फिर 8500 करोड़, फिर 6500 करोड़। अब आप समझें कि हमारे टाइम में वही ग्रांट 3200 करोड़ रहेगी और जो कंपनसेशन था जीएसटी का वो ख़त्म हो गया। और जीएसटी लगने के बाद हिमाचल प्रदेश को बहुत लॉस हुआ है। जो वैट था हमारा वो ख़त्म होने की वजह से जीएसटी में हमारा जो शेयर है बहुत कम है, क्योंकि हम प्रोड्यूस तो करते, कंज्यूमिंग स्टेट नहीं है। तो ये आर्थिक स्थिति इस वजह से इनको ये पूछना चाहिए विपक्ष के लोगों को कि आप स्टेटमेंट तो ज़रूर देते हैं, आप अपने कौन से प्रयास से आपके, क्या विपक्ष के नेता होना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनके हैं, कौन से प्रयास कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के लोगों की मदद के लिए, कौन सा ये स्पेशल पैकेज मांग रहे हैं भारत सरकार से जो हमारा भारत सरकार की तरफ है। आप समझे जो आपदा का पैसा है 9,000 करोड़, उसको लेके इन्होंने कब ये सहयोग की बात की कि ये पैसा हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित में मिलना चाहिए, ये बताना चाहिए जयराम जी को कि मैं कब इसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ प्रदेश के लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ओपीएस का 9200 करोड़ रुपया वो हमारा भारत सरकार के पास फंसा है। इनको ये बताना चाहिए कि हमने ये लड़ाई सरकार के साथ मिल के लड़ेंगे क्योंकि ये प्रदेश के लोगों का हित है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये ऐसी वैसी बयानबाजी करके मुख्यमंत्री जी के इरादे और सरकार के इरादे बड़े मजबूत हैं और उसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं। अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। शराब के ठेकों में पहले वर्ष में 500 करोड़ रुपए से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट किया। आप बता दें, आपका अधिकार ही नहीं है पूछने का। आपने 5 वर्षों में कभी ओपन ऑक्शन की नहीं, आपने सिर्फ उसको आगे बढ़ाते गए, तो आप क्या पूछोगे इसके बारे में। और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं आप लोगों के सामने कि जो इस वर्ष भी जो शराब के ठेकों को लेके ये कोशिश रही है कि लोग पीछे बैठ के आपस में पूल ना करें, ईमानदारी के साथ अपने कोड करें और जिससे सरकारी रेवेन्यू में घाटा ना हो। ये प्रयास सरकार के रहे और ये बड़ी पारदर्शिता के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाया गया है। ये होते हैं सवाल पूछने वाले, जनता के लिए काम कर रहे हैं, प्रदेश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है कि अगर ईमानदारी के साथ कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ी, उसको दोबारा लगाया गया, 3 बार ऑक्शन हुई, 4 बार कोशिश की गई, लेकिन प्रयास क्या है कि ये एक आपस में मिल के बाहर लोग पूल ना कर दे, बैठ के मिलजुल के ना ले ले, जिससे सरकार का रेवेन्यू कम हो। ये प्रयास हमारी सरकार ने किया है और पारदर्शिता के साथ किया और इसके अच्छे परिणाम हैं। सर, जयराम ठाकुर ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आप समझें कि जो प्राकृतिक खेती से पैदा किया गया गेहूं है, उसका जो मूल्य प्रति किलो 40 रुपये था, उसको 60 रुपये इस बजट में किया मुख्यमंत्री जी ने। और मक्की का जो कीमत था वो 30 रुपये से 40 रुपये किया। और जो कच्ची हल्दी है उसका जो कीमत निश्चित किया है वो 90 रुपये प्रति किलो किया है। और किसान भाइयों को इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो उनका प्रोडक्ट होगा उसको सरकार खरीदेगी, क्योंकि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तौर पे हम उनका जो भी वो पैदा करेंगे नेचुरल खेती से, प्राकृतिक खेती से, उसको सरकार उनसे खरीदेगी। तो इस प्रकार के बड़े फैसले इस बजट में हुए और भी युवा साथियों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भी इस बजट में काम हुआ है, जहाँ 25,000 युवा साथियों को रोजगार देने की सरकारी क्षेत्र में बात की गई। और उसी प्रकार स्वरोजगार, जो आप अपना काम धंधा करते हैं, उसको प्रोत्साहित करने के लिए बड़े फैसले लिए गए। ट्रांसपोर्ट के जरिए युवा साथियों के लिए बहुत सैकड़ों की संख्या में बस के रूट उनको दिए जाएंगे और खरीदने के लिए उनको जो है अनुदान भी दिया जाएगा। और उसके अलावा आप समझें कि ऐसी फूड वैन्स के लाइसेंस भी दिए जाएंगे जो वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन में लगा सकते हैं और उसमें अनुदान भी 30% दिया जाएगा। और जो आप हाईवेज़ के साथ कुछ चिन्हित किए जाएंगे स्थान, वहाँ पर अपनी फूड वैन, उससे 2 फायदे होंगे, उनको रोज़गार भी मिलेगा और जो हमारे पर्यटक आते हैं उनको एक हाइजेनिक और साफ़ सुथरा खाना भी मिलेगा। तो और इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने एक और योजना युवा साथियों के लिए इस बजट पे रखी है कि हम ऐसे युवाओं को भी प्रोत्साहित करेंगे, उनको लाइसेंस देंगे जो ऑटो रिक्शा, आप समझे, जो ई वाहन की प्योरली जो है इलेक्ट्रिक होगा और उसको आइडेंटिफाई किए जाएंगे कि किन किन क्षेत्रों में ये हिमाचल के चल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हज़ारों साथियों को इसका जो है रोज़गार मिलेगा और वो अपने आप एक उसको उसमें अनुदान भी देंगे उसको उस ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए। तो एक युवा साथी अपना ऑटो रिक्शा खरीदेगा
जो ई वाहन होगा और उसको किस क्षेत्र में चलाएगा उसको परमिट दिया जाएगा और उसके बाद वो अपना स्वरोजगार उससे पैदा करेगा। और बहुत सारी योजनाओं पे बजट में काम हुआ। एक बेहतरीन बजट जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला और प्रदेश की जो विकास की गति है उसको बढ़ाने वाला ये बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया और आप सभी ने इसको कवर भी किया विधानसभा के अंदर। मैं बधाई देता हूँ अपनी सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जिन परिस्थितियों में उनको ये मौका मिला था, लगातार अर्थव्यवस्था में तेज़ी से सुधार हुआ है। पिछले 2 वर्षों में 2800 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करके लोगों के विकास के लिए लगाया गया। ये उनकी जो नीतियाँ थी और व्यवस्था परिवर्तन था उसकी वजह से ये संभव हो पाया। और ये तीसरे बजट में मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को और तेज़ी से मजबूत करेगा और आने वाले वर्षों के लिए ये जो है एक बजट जो है एक ऐतिहासिक साबित होगा। देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है कि जो हमारा तीसरा बजट था प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्तुत किया था उसकी सबसे बड़ी कुछ बहुत बड़ी बातें हैं जिसमें आपने जिक्र किया कि इन्वेस्टमेंट को लेके भी, चाहे आप टूरिज़्म का क्षेत्र ले लें या और क्षेत्र में जैसे हाइड्रल पावर को लेके आप बात करें। अभी आप देखें कि आप लोगों के सामने था कि तेलंगाना गवर्नमेंट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हिमाचल प्रदेश आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलके एक MOU साइन हुआ है कि किस प्रकार से वो सरकार यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट्स लाहौल स्पीति के अंदर लगाने जा रही है और उसका उन्होंने जो अपफ्रंट प्रीमियम मनी था वो भी डिपॉजिट किया, MOU भी साइन किया। ये बहुत अच्छे संकेत हैं कि एक राज्य जो है राज्य के स्तर पे अगर इन्वेस्ट करेगा तो पावर प्रोजेक्ट्स के हाइड्रल पावर में हम आगे बढ़ेंगे। और ये हमारी प्राथमिकता भी थी कि जब हम हरित राज्य की बात करते हैं तो उसमें सोलर पावर की तरफ और हाइड्रल पावर की तरफ जाना चाह रहे थे, तो बड़े अच्छे संकेत आए थे। इस बजट में और क्या खासियत थी कि ये जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जो मुहिम माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले 2 बजट में भी रखी थी, उसी को आगे बढ़ाने के लिए और मजबूती से आप समझें कि 80% से ऊपर की जो जनसंख्या वो गाँव में रहती है। रूरल क्षेत्र को मजबूत करना, उनके हाथ में एक ताकत देना, चाहे वो महिला है, उस दृष्टि से इस बजट में काम किया गया। आप समझें कि जिस प्रकार से आप गाय व दूध पैदा करने वाले जो किसान हैं उसमें लगातार जिस प्रकार से दूध की कीमतों में वृद्धि की गई है, पहले 10-12 रुपये पिछले वर्ष की गई और इस बार के बजट में 6 रुपये प्रति किलो गाय के और 6 रुपये प्रति किलो भैंस के दूध में फिर से इजाफा करके एक मैसेज है कि जो इस धंधे से लोग जुड़े हैं, किसान हैं, उनके हाथों में पैसा जाए। और मुझे लगता है इसके परिणाम जो फीडबैक भी आया है पिछले वर्ष वो भी बहुत अच्छा आया। लोग और जुड़ रहे हैं, गाय पालन कर रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, जो हम प्रिक्योरमेंट कर रहे हैं मिल्क फैट के ज़रिए वो भी बढ़ा है। तो इस तरह से गाँव की महिलाओं के हाथ में और पैसा गया है। तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक बहुत अच्छा उदाहरण था जिसमें अच्छा काम हुआ है और तेज़ी से ये आगे और बढ़ाने के उद्देश्य से इस बजट में काम किया गया। उसके अलावा महिला मंडल और युवक मंडल के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता जो एक पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हो वो इस तरह की बात करें। एक आम आदमी ऐसी बात करे तो समझी जा सकती है। उनको ये समझ होनी चाहिए कि कोई भारत सरकार जो बड़ी बात है उसको क्यों नहीं करती। हमने जिक्र किया, 100 बार पूछ रहे हैं कि 9,000 करोड़ रुपए के जो डैमेजेस के जो भी कागज़ है हमने भारत सरकार को सौंप दिए, आप उस पर क्यों नहीं काम करते। हम भी आपका धन्यवाद करेंगे कि जयराम जी ने भी हमारी मदद की प्रदेश के लोगों। भाई आप वो तो करते नहीं, जो पैसा मिलना है पुलों के लिए जो पैसा है आप उसका जिक्र कर रहे हैं। अब नेशनल हाईवेज या 4 लेन्स जो भी है ये भारत सरकार के अंदर आते हैं, इसकी रख रखाव करना भी उनका काम है। तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। और भी इसके अलावा जो पैसा आता है फेडरल सिस्टम में, सारे टैक्सेस हमारे, आप इनकम टैक्स की बात करें, आप GST की बात करें, सारे सेंट्रल पूल में जाते हैं। हमको भी तो वहीं से मिलना है, हम भी तो भारतवर्ष के अंग है। ये किस तरह की बात करते हैं एक पूर्व मुख्यमंत्री होके। ये बात मुझे समझ नहीं आई कि किस आधार पर ऐसी बात करते। हाँ, ये हम बार बार उनसे पूछते कि आप बड़े प्रदेश के बड़े कॉज के लिए आप सरकार के साथ आना चाहिए। विपक्ष और पक्ष, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हम सबको मिलकर तो प्रदेश के विकास के लिए काम करना, प्रदेश के लोगों के लिए काम करना। जहां प्रदेश का हक होता है वो हमारे को इकट्ठे मिलकर चलना चाहिए। पर ऐसा कोई सहयोग, ऐसी कोई बात विपक्ष के नेता से और विपक्ष से आज तक नहीं मिली।